हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 23 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रंट पेज पे आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तरीके से बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो 100 टेन्योर रहे एक तरीके से, उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है। बेसिकली क्वेश्चनिंग करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 2004 से लेकर अब तक यानी 2022 तक जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनका टर्म बहुत ही कम रहा है, यानी इनमें से बहुत सारों का तो 100 दिन से भी कम का टेन्योर रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि 2004 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक डिसीजन किया गया कि ऑफिसर्स को इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि उनका टेन्योर वो 6 साल किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक 65 एंड 6 ईयर का जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट करने के बाद ये 65 है। इसके बारे में थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, मुझे अभी एक्चुअली फैक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन 6 साल का टेन्योर है। इसके अलावा 65 ईयर की कंडीशन होती है, इसको क्रॉस चेक करेंगे तो शायद सेम होगी। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ऑफिसर को इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं कि उनका टेन्योर बहुत ही कम रहता है और वो 6 साल के बिल्कुल क्लोज भी नहीं आती इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चाहे वो ये सरकार रही हो या इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट रही हो, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को लेकर कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन इनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि आप इस पूरे सिनेरियो में किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके का एक क्वेश्चनिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उसी के बारे में डायरेक्ट एक तरीके से डिस्कस किया गया। आप लोग इसको जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कुछ जो पोस्ट होती है जैसे यूपीएससी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 65 या 6 ईयर का एक टर्म होता है, वो इस तरह का उसको जस्ट क्रॉस चेक करेंगे। एक्चुअली कई बार ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये सवाल हो सकता है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर है उस पर फायरिंग के एक इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट केवल फायरिंग का होता तो शायद हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। इम्पोर्टेंट क्या है, असम के साथ जितने भी नेबरिंग स्टेट है, क्योंकि असम की जो जोग्राफिकल बाउंड्री वो बड़ी है और बहुत सारे जो नेबरिंग स्टेट बाद में क्रिएट किए गए उनके साथ बॉर्डर पे बहुत सारा डिस्प्यूट आपको असम के साथ देखने को मिलेगा। मेघालय वो स्टेट है जिसने रीसेंट में कई सारे एग्रीमेंट भी किए हैं, लगातार डिस्कशन हो रहा है। और अगेन यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट होना या बॉर्डर पर फायरिंग होना डेफिनेटली कंसर्न रेज करता है। हालांकि इसके बारे में असम गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक इंक्वायरी हमने इसको लेकर कही है, गठित करी है और आने वाले टाइम में इसको लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट का होना ये इंडिकेशन करता है कि अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डेवलपमेंट में जो एक बड़ी चैलेंज है वो है इंटर स्टेट का डिस्प्यूट होना। और ये कई जगह पर है, ऐसा नहीं केवल नॉर्थ ईस्ट में, देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अपग्रेडेशन करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करें। हमने असम मिजोरम के बारे में पढ़ा, असम त्रिपुरा के बारे में कई बार आता है, असम अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्प्यूट होता है। जितने भी नेबरिंग स्टेट असम के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन किया जा सके प्रॉपरली। हर एक रूट के थ्रू, चाहे वो हाईवे हो, चाहे रेल रूट हो, चाहे एयर रूट हो, वो कनेक्टिविटी तभी होगी जब बॉर्डर डिस्प्यूट के सॉल्यूशन को लेकर काम होगा, राइट। इसके बाद फ्रंट पेज पे जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पैक्ट को लेकर, और इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड पैक्ट हुआ है इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। रिसेंट में हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ हमारा ट्रेड पैक्ट पहले हो चुका था, पार्लियामेंट जो ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने रेटिफाई कर दिया और इस रेटिफिकेशन में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं शामिल थे। इवन वहाँ पर जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने सपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को। इसके अलावा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आने वाले हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों में, चाहे बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब में ह्यूज पोटेंशियल क्रिएट होगा, दोनों तरफ से बेनिफिट होगा और इंडियन मार्केट में ऑस्ट्रेलियन कंपनी की एंट्री होगी। और दूसरा
भारतीय यंग बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनको लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उसको लेकर डेफिनेटली ये गेम चेंजर का एग्रीमेंट है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या इकोनॉमिक एग्रीमेंट में हम देखते हैं कई सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा लगातार डिस्कशन है। पहले अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं न केवल ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, इसके अलावा इजराइल, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगातार कंसल्टेशन कर रहे हैं। इनमें से यूएई के साथ तो क्योंकि हमारा ट्रेड भी अच्छा खासा होता है, सेकंड एग्रीमेंट कंक्लूड भी हो चुका है। बाकी कंट्रीज़ के साथ या तो किसी न किसी फेज़ में है या फिर वो कंटिन्यू डिस्कस किया जा रहा है। इसके बाद पेज नंबर 4 जो है साउथ इंडिया रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करता है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेगी, वो है एनवायरनमेंट और हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को। यहाँ पर ये फोटोग्राफ देखेंगे, अरित्तापाती करके विलेज है जो कि बहुत ही रिच इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको अरिट्टीपट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेज जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं उनको पहला अपने राज्य का यानी तमिलनाडु स्टेट का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे रैप्टर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लेगर फाल्कन, साइन फाल्कन, बोनेज ईगल, बहुत सारी स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। इवन अलग अलग अगर आप वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस, पाइथन, ये आपको देखने को मिलेंगे। 72 लेक्स है, 200 नेचुरल स्प्रिंग्स है, 3 चेक डैम है। और इसको कनेक्ट किया जाता है, अगर आप हिस्टोरिकली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर पांड्य किंग्स के बारे में जब पढ़ते हैं तब उससे कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा रॉक कट टेम्पल्स हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैन बेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लेते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं, जिस तरीके से मैपिंग का सेक्शन कवर करता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का जो पोर्शन होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एक पॉइंट रेयर पॉइंट होते हैं जो इंटरेस्टिंगली कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इवन अगर आप 2017 से लेकर 2022 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हुए हैं और उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट डेफिनेटली होता है जब इस तरह का स्टेप लिया जाता है तो इससे बायोडाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया जा सकता है और जो कल्चर और आर्किटेक्चरल हेरिटेज है उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये अगेन रिपीट किया गया, इस साइट को डिक्लेयर किया है हेरिटेज साइट के रूप में। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा टेक्स्ट वाले पेज में। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया, उससे पहले यहाँ पर न्यूज़ इन नंबर करके जो छोटा सा टाइटल आता है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी गई है। पहला, ईरान के बारे में एक न्यूज़ आई है। ईरान ने कहा कि हम लोग कंटिन्यू यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम करेंगे और फोर्डो एक जगह है जहाँ पर इनका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इन्होंने कहा कि हम लोग 60% के आसपास न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर काम करने वाले हैं। देखो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अगर एक लिमिट से ज़्यादा पोर्शन को कहीं ना कहीं काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। कितना परसेंटेज चाहिए वो एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कहने कि जितना इंक्रीज होता है वो डेफिनेटली वो चैलेंज करता है पूरी दुनिया के सामने। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, जब 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, 3 साल पहले 2018-19 के आसपास वो ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करना चाहता था और वो कंटिन्यू इसको लेकर कर रहा है। आज के टाइम पे भले ही अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर इनका डिस्कशन है, लेकिन जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डील में बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बोली गई है कि अगर आपके ऊपर ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, प्रतिबंध लगे, वो तभी हम हटाएंगे जब ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करेगा, है ना। तो ये कंडीशन है, प्री कंडीशन। अगर उस कंडीशन का एवोल्यूशन करेंगे तो वो न्यूक्लियर डील की पॉसिबिलिटी जो वो न के बराबर होगी। इवन जो यूनाइटेड नेशन की न्यूक्लियर वाच होगा, यानी एक तरीके से नज़र रखती है पूरी दुनिया में कि कहाँ कहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरह की एक्टिविटी हो रही, तो उसमें भी बताया गया था कि ईरान उनको कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, ईरान जो है वो कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटीज़ तक एक्सेस नहीं होने दे रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसके बाद OECD, अगर आप आज के द हिंदू में इकोनॉमी या बिजनेस वाला पेज पढ़ेंगे वहाँ पर भी इस न्यूज़ को डिस्कस किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है और
OECD के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्लोबल जीडीपी 3.1% के आसपास इस साल ग्रोथ करेगी, और इसके अलावा अगले साल जो ग्लोबल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से गिरने वाली 2.2% के आसपास, और 2024 में थोड़ा रिवाइव होगी 2.7%। एनर्जी शॉक पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज़ को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये करती है। इसके बाद टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई का जो कंसर्न है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर, उसको लेकर हम लोग जिस्ट के अंदर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या किसके बारे में मेनली डिस्कस करता है। रेशन में आरबीआई के जो सीनियर ऑफिसर हैं या एमडीज हैं पब्लिक सेक्टर और अलग अलग बैंक्स के, उसको लेकर आरबीआई ने डिस्कस किया कि नवंबर 16 तक डिपॉजिट के मामले में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी और न्यू एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के मामले में भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। इसके अलावा आरबीआई का मानना है कि जो एग्रीगेट डिपॉजिट होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और एक्सपर्ट का इस पूरे मामले में ओपिनियन है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी या क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं लोअर ट्रेजेक्ट्री पर है, इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी के नॉर्मलाइज होने में इम्पैक्ट पड़ता है, और क्रेडिट ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं उसके बाद ही पिक कर सकती है। जब आप ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, जब डिपॉजिट बढ़ेगा, उसके बाद जब बैंक के पास पैसा आएगा तभी तो लोन देंगे, और लोन नहीं देंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर वो ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं स्लो होती। बैंकिंग स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे एक्टिविटी से, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये ज़रूरी कि बैंकिंग डिपॉजिट, और डिपॉजिट लोग तब करते हैं जब उनके पास प्रॉपर इनकम हो। हम बैंक में पैसा तभी जमा कराएंगे जब हमारे पास होगा, हमारे पास नहीं होगा तो हम बैंक में कैसे जमा करवाएंगे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम पेज नंबर यहाँ पर बात करें 10 में, और पेज नंबर 10 पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी बजट आता है, बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन होता है, और अलग अलग आउटफिट्स है। हमने कल पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ डिस्कशन किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आज जो है वो एक न्यूज़ आई कि फार्म आउटफिट, एग्रीकल्चर या फार्मर यूनियंस के द्वारा या फार्मर्स के जो आउटफिट्स होते हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया और बहुत सारे इश्यूज़ को रेज किया। फॉर एग्जांपल जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ को रेज किया गया, इवन जो टैक्स क्रेडिट में जो छूट मिलनी चाहिए जीएसटी रिजीम में, उसको लेकर डिस्कस किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, जैसे एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। एमएसपी वही है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अगर मार्केट वैल्यू से कम उनको प्राइस मिलता है फार्मर्स को, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं गारंटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी क्रॉप को, आपकी फसल को हम इतने मिनिमम प्राइस में तो डेफिनेटली खरीदने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल में कहीं ना कहीं सोयाबीन, मस्टर्ड और ग्राउंडनट और सनफ्लावर को प्रमोट करना इंस्टीट्यूट ऑफ पाम, हाई टैक्सेस का इश्यूज़ को रेज किया गया। इनके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ है जो इसमें रेज किए गए। डेफिनेटली जब भी बजट कहीं ना कहीं लागू होता है या बजट बनाया जाता है तो बहुत सारे डिस्कशन को इंक्लूड किया जाता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डिस्कशन, अलग अलग कहीं ना कहीं जो आउटफिट्स होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, उनके साथ कंसल्टेशन करके ही बजट को प्रिपेयर किया जाता है। हालांकि इसमें कितना इंक्लूड किया जाएगा कितना नहीं, ये एक डिफरेंट इशू है, लेकिन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है, उस तरीके से सवाल भी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी से डायरेक्ट कनेक्ट करके पूछें या फिर एनवायरनमेंट से एग्रीकल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। रिसेंट में आपको पता होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मस्टर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो सवाल हो सकते हैं। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन शुगर केन के बारे में सवाल हो सकता है। जैसे जनरली हम एमएसपी यूज़ करते हैं, लेकिन शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस यूज़ किया जाता है। इस तरह की चीज़ें सवाल होंगे, और वो पॉसिबिलिटी जैसे पिछले कुछ सालों में हुए तो इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद म्यांमार और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि म्यांमार में इस टाइम पे मिलिट्री रूल है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी इसी म्यांमार के मिलिट्री रूल में, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट एंगेजमेंट इतना नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं या कह सकते हैं कि भले ही सीनियर लेवल पर डिस्कशन ना हो, लेकिन मिनिस्टर्स के थ्रू या फिर सेक्रेटरीज़ के थ्रू कंसल्टेशन डेफिनेटली होता है, क्योंकि इंडिया की इमीडिएट नेबरिंग कंट्री है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉरेन सेक्रेटरी साहब विनय क्वात्रा ने इंटरेक्शन किया म्यांमार के
मिलिट्री या फिर जंटा रिजिम के साथ। हालांकि इस डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस नहीं की गई, जैसे कि डेमोक्रेसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, जो लीडर वहाँ डिटेन किए गए उनके बारे में बात नहीं हुई। ये बात किन इश्यूज़ को लेकर हुई, इसमें अगर आप देखेंगे इंडिया और म्यांमार ने जो डिस्कशन किया वो है बॉर्डर एरियाज़ को लेकर, क्योंकि 4 इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री लगती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर डिस्कस किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ को जो लेकर डिस्कस किया गया, जिसमें बायलैटरल कोऑपरेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी डिस्कस हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, इसके अलावा क्योंकि नेक्स्ट पेज आता है पॉलिटिकल न्यूज़, और पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक इशू डिस्कस किया गया जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है स्किल ट्रेनिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स लाइक सेंटर ब्लेम इट ऑन द स्टेट। खैर सेंटर ने ब्लेम किया नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रोजेक्ट की जिसका नाम उन्नति प्रोजेक्ट 2020 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या था कि मनरेगा में जो एक तो डिपेंडेंस होती है उसको थोड़ा रिड्यूस करना है, यानी आवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए मनरेगा पर। सेकंड, अगर हम बात करें मनरेगा क्योंकि टेम्परेरी रोज़गार जनरेट करता है। अगर आप उन्नति प्रोजेक्ट के थ्रू देखेंगे तो इसमें लोगों को कहीं ना कहीं स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो उनके पास परमानेंट जॉब हो, इसको लेकर। हालांकि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो 2 लाख का टारगेट रखा गया था उसमें से केवल 25,000 लोग ट्रेन हुए हैं। इसको लेकर आने वाले टाइम में कहा गया कि लेबर बजट को इंक्रीज़ किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस पर काम कर रही है, वो चीज़ें हैं। और इसमें 18 से 45 एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है, इसको लेकर भी डिस्कस किया गया। भारत सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जो स्किल को अपग्रेडेशन को लेकर हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कृषि विज्ञान केंद्र है और ग्रामीण कौशल योजना। इस तरह के प्रोग्राम है। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि एक व्यक्ति की जो मिनिमम इनकम है यानी 6,000 से नीचे नहीं हो सकती, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होगा। अपर लिमिट उसके स्किल पे डिपेंड करती है। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसके बाद यहाँ पर इसी पेज पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी, वो होगी इंडिया और यूएई के बीच में डिस्कशन हुआ कई सारे इश्यूज़ को लेकर। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम इंडिया में है और इनमें फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर डेफिनेटली डिस्कस हुआ। क्यों डिस्कस हुआ? क्योंकि I2U2 यानी इंडिया और इजराइल और यूएई और यूएसए, इनके बीच में जो वेस्टर्न एशियन क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है इसके बीच में कोऑपरेशन है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत में फूड सिक्योरिटी को लेकर या फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशन किया गया। इसके अंदर कई सारे इश्यूज़ को लेकर डिस्कस हुआ। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल कनेक्टिविटी, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों को लेकर इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो इंडिया यूएई का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको लेकर भी डिस्कस किया गया, उसके ग्रोथ को लेकर डिस्कस किया गया। और आने वाले टाइम में इंडिया और यूएई के जो बायलैटरल रिलेशन है इसमें कैसे हम लोग अलग अलग इशू जैसे एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट चेंज, स्किल, फिनटेक या स्टार्टअप, इन सब एरिया में कैसे जॉइंटली काम कर सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो फॉरेन अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया। वही ब्रीफ में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी, जैसे इंडोनेशिया के अंदर अर्थक्वेक का उसकी वजह से कितनी कैजुअलिटीज़ हुई। इसके अलावा सीरिया और टर्की के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। बेसिकली टर्की टारगेट कर रहा है कुर्द्स को और उन्होंने इस तरह का सिग्नल दिया कि सीरिया के अंदर वो ऑपरेशन कर सकते हैं। यूएस और रशिया चाहते हैं कि रिस्ट्रेन करें, अब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं केवल यूक्रेन और रशिया वो थोड़ा हाईलाइटेड और ज़्यादा नज़र आता है। पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से फाइट आपको करते हुए नजर आएगी। इवन सेंट्रल एशिया में आपको नज़र आता है। इसके अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया के बीच में इश्यूज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में इस तरह के इश्यूज़ है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट और चाइना के डिफेंस चीफ कंबोडिया के अंदर उन्होंने बातचीत करी। कंबोडिया आसियान कंट्री है और एक हमारी कह सकते हैं कि इंडिया के बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आसियान जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिस्कस किया गया ताइवान को लेकर, कंपटीशन स्प्रिट को लेकर, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके ठीक राइट हैंड साइड में आर्कटिक पावर, रशिया की तरफ से एक न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जो लॉन्च किया गया जिसमें आर्कटिक पावर को बढ़ाया जाएगा। बेसिकली आर्कटिक ओशियन के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी रहे, इनका सी रूट में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको लेकर, क्योंकि आर्कटिक के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बर्फ़ जमती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने कहा कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्कशिप। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या जो आज सिचुएशन यूक्रेन और रशिया के बीच में है, क्या पूरी दुनिया आज ओशियन पर भी या आर्कटिक पर भी एक तरीके से इनडायरेक्टली वॉर की सिचुएशन में होगी? ये कई सारे सवाल है जिसको लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यूरोप के बारे में एक तरीके से स्टेटमेंट दी गई OECD के द्वारा कि आने वाले टाइम में ग्लोबल स्लोडाउन होने वाला है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप पर। अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं तो मैंने कई बार बताया कि आने वाला वक्त जो है वो यूरोप के लिए बहुत चैलेंजिंग है। उसके पीछे कई वजह है। एक तो कंटिन्यू इन्फ्लेशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ रहा है और इवन यहाँ पर केवल इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं होगा। आने वाले टाइम में मैं आज 23 नवंबर 2022 को रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कई यूरोपियन कंट्री में आपको प्रोटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि उनको हैबिट नहीं है इन्फ्लेशन, इन महंगी चीज़ों की। महंगी चीज़ें इन द सेंस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है ना चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता। इंडिया में तो खैर हम 2 रुपये महंगी हो जाए तब भी बोलते हैं कि महंगाई होगी है। अगर यूरोप में महंगी होगी तो वो स्ट्रीट्स पर होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि सेंट्रल बैंक को सजेशन दिया गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाइए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाएंगे जब आप इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे? तो इस कई सारे सवाल है जिसको लेकर आंसर होंगे। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन मैंने कई बार रिपीट किया है कि इकोनॉमी को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है डेली या मंथली बेसिस पर अलग अलग आते रहते हैं, इनके बारे में अभी इतनी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होगी, जो एनुअल पब्लिकेशन करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं आज OECD ने किया, कल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इनको जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की तरह लीजिए, इनके डेटा पर ज़्यादा फोकस न करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर फैक्चुअली इनकरेक्ट जो है चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो आज आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टर्म के बारे में कि कितने साल तक का उनका होता है। 6 साल तक का होता है, लेकिन रिटायरमेंट की एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो उसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट रख रहे हैं क्योंकि एक तो डिले हो गया और थोड़ा सा इश्यूज़ है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।